हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस 2020 पे। और मैं आज सामने लेके आया हूँ हमारे पॉलिटिकल साइंस की दूसरी वीडियो, समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। और उस चैप्टर का दूसरा टॉपिक हमारे पास शीत युद्ध क्या है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो 12th के बच्चों को, CBSE 12th के जो बच्चे हैं उनको ध्यान रख के बनाया जा रहा है। परंतु जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल में गए हुए हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो वो भी बहुत ही डीप नॉलेज के लिए या समझने के लिए कि क्या है और किस समय की जो समकालीन विश्व राजनीति के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसको समझने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, जो आपने फर्स्ट वीडियो हमारी देखी थी ये बात बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है, बल्कि हम कहे कि उन फर्स्ट जो वीडियो की कुछ बातों को हम दोबारा से दोहराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें उन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे विश्व के अंदर 2 अब तक विश्व युद्ध हुए हैं, 1914 से लेकर 1918 पहला विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 दूसरा विश्व युद्ध। और ये जो समकालीन विश्व राजनीति है, समकालीन विश्व राजनीति जो है ये हमारे विश्व का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जिसकी शुरुआत जो है वो शीत युद्ध से होती है। शीत युद्ध को समझने के लिए हम दूसरे विश्व युद्ध से इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि वो 1939 यानी कि 1939 से लेके 1945 के बीच में होती है। और विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1945 में होती है। और जहां से समाप्त होता है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही शीत युद्ध का आरंभ होता है 1945 से। और बच्चों, जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उसमें हम लोग बात करते हैं मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर, धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर। ये 2 ग्रुप थे। पूरा विश्व जो था वो 2 ग्रुप में बंट गया था और ये 2 ग्रुप जो है आपस में लड़े थे। इस बात की चर्चा हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी करी थी। एक बार छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पे भी थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि हम आगे के टॉपिक को समझ सकें। तो बच्चों, जैसा कि हम बात कर चुके थे पहले वीडियो में कि जो मित्र राष्ट्र है उसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश शामिल थे। वहां दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र था जिसमें जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश शामिल थे। अब आप कहोगे कि ये 7-8 देश ही क्या विश्व युद्ध लड़े थे? दुनिया में तो 100-150 से 200 के करीबन देश है, तो क्या सिर्फ ये 7-8 देश लड़ने से ही विश्व युद्ध कैसे कहलाया? तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी कि ये जो देश थे ये प्रमुख देश थे, ये प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। पर ऐसा नहीं था कि बाकी देश के जो बाकी मुल्क थे, जो विश्व के बाकी सब जो देश थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। उन देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम कह सकते हैं नाम भले ही ना आया हो परंतु सेनाएं जरूर इन देशों के साथ में मिलकर लड़ी थी। हमने भारत का उदाहरण लिया था कि भारत जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उस समय भारत गुलाम था। और किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का गुलाम होने के कारण हिंदुस्तान को ना चाहते हुए भी ब्रिटेन की तरफ से जो है विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लेना पड़ा, यानी कि भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से जो है विश्व युद्ध के अंदर हिस्सा लिया था। तो बच्चों, शीत युद्ध का आरंभ कैसे होता है आप समझिए। यहाँ तो जब ये युद्ध समाप्त होता है तो धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर की हार होती है और मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर की जीत होती है। और उनमें से भी जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आते हैं वो आते हैं 2 देश, जिसका नाम है अमेरिका, जिसको हम यूएस भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 एक बड़ी शक्ति का उदय होता है। अब बड़ी शक्ति जो है वो शीत युद्ध में कैसे तब्दील होती है उसकी हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि विश्व युद्ध की समाप्ति का जो लास्ट पैरा था 1945, अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का अंत होता है। अंत एक बहुत ही नाटकीय रूप से होता है। समझते हैं यहाँ पे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है जापान के ऊपर परमाणु हमले को लेकर। अगस्त 1945 में जब लगभग विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त होने के दौर में था, बिल्कुल खत्म होने के दौर में था, जापान जो एक्सिस पावर का हिस्सा था, हम बात कर चुके हैं जापान यहाँ पर जो एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र का हिस्सा था, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार स्वीकार करने के बाद भी अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। परमाणु बम उस समय बहुत ही कम कंट्रीज के पास में थी, आज तो लगभग सभी कंट्रीज के पास में है, लेकिन उस समय बहुत कम कंट्रीज के पास में परमाणु बम थी। अमेरिका उनमें से एक था। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जापान आत्मसमर्पण सरेंडर कर चुका था कि भाई हम हार चुके हैं,
तो फिर अमेरिका ने परमाणु हमला क्यों किया? इस बात को लेकर बहुत से मतभेद रहे हैं कि अमेरिका ने अपने अलग पक्ष बताए हैं कि हमें जरूरी था, हम चाहते थे कि जल्दी ये जो नुकसान हो रहा है वो खत्म किया जाए, विश्व की जल्दी से जल्दी समाप्ति हो सके, ये सब उन्होंने कारण दिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती थी कि इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं पे कुछ और था। वो महाशक्ति बनने की लालसा थी, वो एक देश में अपनी पहचान बनाने की, अपने देश को सबसे पावरफुल बनाने की एक लालसा थी। वो बताना चाहता था कि इस दुनिया में सोवियत संघ के अलावा भी और भी महाशक्ति है, और भी बड़े देश है जिसमें हमारा नाम जो है ऊपर आता है। तो जापान के दो शहरों पर बच्चों, एक जापान का हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, दो परमाणु बम गिराए गए, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के। ये रेयर सी जानकारी जो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हैं। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के जो है परमाणु बम गिराए गए। वो बम बहुत ही घातक थे, और आज के समय के जो परमाणु बम है वो तो उससे कई गुना ज्यादा घातक है। उसकी बात करेंगे हम लोग। जब परमाणु बम गिराया गया और जापान जो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, इस नाटकीय घटना के साथ में जो है विश्व युद्ध का अंत होता है। विश्व युद्ध के अंत के साथ में दो बड़ी शक्तियां उभर के सामने आती है, अमेरिका और सोवियत संघ। अब यहाँ पे एक लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा। वो लाइन जो है वो इस पूरे टॉपिक को आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। बुक का ही छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। बच्चों एक चीज समझते हैं, जब दो ताकतवर इंसान आपस में आमने सामने खड़े हो तो उनमें लड़ाई होने की संभावना कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको पता है कि अगर हम दोनों आपस में टकराएंगे तो उसका नुकसान हमें बराबर का झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि हम में से कोई जिंदा भी ना बचे, या हो सकता है कि हम दोनों को बराबर नुकसान हो, और इतना नुकसान हो कि शायद उसकी हम भरपाई भी ना कर पाए। क्योंकि अब यहाँ पे हम इन दो जो आदमियों की हमने बात करी है, अगर उन आदमियों की जगह हम उदाहरण ले लें कि एक अमेरिका है और एक सोवियत संघ है, जब ताकत बराबर की हो तो हम लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं, हम लड़ाई से हटने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हमारे बीच में रक्त रंजित यानी कि कोई ब्लड या खून या रक्त नहीं बहता लड़ाई के दौरान में। हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि शीत युद्ध के दौरान बिल्कुल भी युद्ध नहीं हुए। हाँ, युद्ध तो हुए, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हुए। जो इनके पिछलग्गू देश थे या जो इनको सपोर्ट करने वाले जो गुटों में शामिल देश थे, वो आपस में लड़े हैं, परंतु कभी आमने सामने जो महाशक्तियां वो नहीं आई हैं। लेकिन अगर कोई भी जो अगर समस्या आती, तो उसका अगर कोई भी समस्या जो विश्व तक पहुंचती, तो उसका नुकसान ना केवल इन दो देशों को बल्कि विश्व के हर एक देश को भुगतना पड़ता। क्योंकि अगर परमाणु बम हमला होता, अगर युद्ध होता, तो वो छोटा मोटा युद्ध नहीं होता बच्चों, वो युद्ध लगभग पूरे विश्व का होता, और उसे हम तीसरा विश्व कह सकते थे अगर युद्ध होता तो। बहरहाल युद्ध नहीं होता है, पर दो ताकतवर समूह जब सामने होते हैं तो युद्ध की संभावना उतनी ही कम होती है, और जब संभावना कम होती है तो युद्ध का डर होता है कि कहीं युद्ध हो ना जाए। और जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा, दोनों महाशक्तियों का आमने सामने आना ही शीत युद्ध कहलाया। और शीत युद्ध के अंदर जो है प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं हुए, खून नहीं बहे, पर हमेशा ये डर बना रहा लोगों के मन में कि जो दो महाशक्तियां अगर किसी भी समय पर लड़ती हैं, कहीं पे भी लड़ती है, किसी भी सिचुएशन में अगर हल्की सी भी गलती से भी गोली चढ़ जाए, तो हमें ये नहीं पता होगा कि गलती से गोली चलाने वाले की इंटेंशन साफ थी या साफ नहीं थी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बच्चों की, चलो मान लिया कि किसी को हमने धोखे से गलती से किसी को चोट पहुंचा दिया, सामने वाले को हम यकीन कैसे दिलाएंगे कि हमने धोखे से उसको चोट पहुंचाया है, गलती से लग गया है, जानबूझ के नहीं किया गया। और यहाँ तो दो देशों का मामला है। अगर आपने हल्की सी भी गोली चलाई तो सामने वाले को नहीं पता कि आपने इंटेंशनली चलाया है या फिर आपके उसके पीछे का इंटेंशन सही था या गलत था। हो सकता है कि वो ना समझी में दोबारा से हमला करे, और ये छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़े तबाही का रूप ले सकती है। तो दुनिया के मन में एक डर बना हुआ था कि युद्ध ना हो जाए, और इसी डर को, यही महाशक्तियों का आमने सामने आना, इसी डर को हमने क्या नाम दिया? शीत युद्ध नाम दिया। बच्चों इस पूरे टॉपिक में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जिसने बहुत बड़ा रोल अदा किया, कि ये तो शीत युद्ध की हमने बात कर ली। एक है शीत युद्ध को कैसे हम कायम रख पाए, यानी कि जो शीत युद्ध है वो विश्व युद्ध में तब्दील कैसे नहीं हो पाया, उसके लिए हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे ज्यादा विस्तृत तरीके से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ शब्द। जैसे अवरोध एक शब्द है बच्चों। अब अवरोध का मतलब क्या होता है? अवरोध का मतलब होता है युद्ध की परिस्थिति को टालना।
देखिए जब सामने से एक देश, यहां पे हम देख लेते हैं, एक देश है यहां पे ए और एक देश है यहां पे बी। बी ए के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, तो ए वो कौन कौन से चीजें ढूंढेगा, वो कौन कौन से तरीके ढूंढेगा जिससे कि बी उनके ऊपर हमला ना करे। वो जो तरीके होते हैं उसे हम अवरोध का नाम देते हैं। अवरोध यानी कि युद्ध की परिस्थिति को टालना, ठीक है, हानि की परिस्थिति को टालना और किसी भी तरह से जो है हमले को रोक देना। तो युद्ध की परिस्थिति को टालना, हमले को रोकना ही क्या कहलाता है बच्चों? अवरोध कहलाता है। अवरोध के कारण और शीत युद्ध के कारण ही हम लोग तीसरे विश्व युद्ध से बच गए। शीत युद्ध का दौर शीत युद्ध तक ही सीमित रहा और वो विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा अब ब्रीफली थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में देखें कि हमने बात करी किस तरह से मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है, दो महाशक्तियों का उदय होता है, यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका। उसके बाद में किस तरह से शीत युद्ध का एक नाटकीय अंत होता है, अमेरिका किस तरह से जापान पर परमाणु हमला करता है 1945 अगस्त के अंदर, और वहां से शीत युद्ध की शुरुआत होती है जैसे ही विश्व युद्ध का अंत होता है। 1945 के बाद के दौर को जो है हम लोग, अगर हम एक टाइम पीरियड को देखें कि शीत युद्ध का टाइम पीरियड क्या रहा था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1945 से लेके 1991 तक का जो ये समय था, इसे हमने शीत युद्ध कहा। अब शीत युद्ध खत्म कैसे होता है 1991 में, उसकी चर्चा हम दूसरे चैप्टर में करेंगे बच्चों। फिलहाल हम इस चैप्टर के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरह से हमें अवरोध की बात करी कि युद्ध की परिस्थिति या हमले की परिस्थिति को टालना ही अवरोध कहलाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज दूसरा टॉपिक, समकालीन विश्व राजनीति का शीत युद्ध के दौर के अंदर जो दूसरा टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर था वो था शीत युद्ध क्या है, हमने उसकी बात करी यहाँ पे। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, कुछ कमियां हैं तो उसको कमेंट करके बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो लगता है कि आपको समझ में नहीं आई वो भी आप हमें बता सकते हैं। कुछ स्पेशल लेक्चर आपको चाहिए पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी काम करें और आप तक उन चीजों को पहुंचाएं। थैंक यू बच्चों।